हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एनर्जी कि एनर्जी क्या होती है, किन किन टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इन सब एनर्जीज के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी होती क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने एक बेसिक डेफिनेशन 7th 8th या 5th 6th क्लास में पढ़ी है कि द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नया आ जाएगा, तो नहीं। एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी है वही यहाँ पे भी है, दैट द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। चलिए सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। द कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब बात समझिए कि इस डेफिनेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि जिस भी बॉडी के पास एनर्जी है उसके पास एबिलिटी है काम करने की। जो हमारा फिजिक्स में हम काम को डिफाइन करते हैं वो काम करने की एबिलिटी है अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है। अब ये जो एबिलिटी किसी बॉडी के पास आती है वो अलग अलग कारणों की वजह से आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर किसी बॉडी के पास मोशन है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आई, जिसकी वजह से उसके अंदर कैपेबिलिटी आई काम करने की, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली भाषा में हम ये बात बोल सकते हैं कि उसकी मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी है, तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी के पास रिलेटिव पोजीशन की वजह से एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट पे रखा हुआ है एज कंपेयर टू ग्राउंड, तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी आएगी और ये एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से आई। तो इस तरीके की जो एनर्जी आएगी इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मेरी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को कॉम्प्रेस या इलोंगेट करूं तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी आएगी और इस कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन की वजह से जो एनर्जी आई उसको हमने बोला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, दो चार्ज पार्टिकल है जो कि आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे। दो चार्ज पार्टिकल है और उन दोनों के कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखने की वजह से इस दोनों चार्ज पार्टिकल के पास एक एनर्जी आई जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे जाके हम पढ़ेंगे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी एनर्जीज जो होती है, इसका मेन मुद्दा क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो उसके पास एबिलिटी आ जाती है काम करने की। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल रेस्ट पे है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर वही बॉल के पास मोशन है, मतलब अगर वही बॉल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी काम करने की। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फास्ट मूविंग बॉल विकेट्स के ऊपर लगती है तो वो क्या करती है, विकेट के ऊपर फोर्स लगाती है और विकेट्स का डिस्प्लेसमेंट करती है। यस और नो? तो क्या हुआ कि बॉल के पास थी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि आई उसकी मोशन की वजह से, और फिर क्या हुआ, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आई उसके पास एबिलिटी आई काम करने की, और जैसे ही वो विकेट से टकराई उसने विकेट के ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के विकेट्स का डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब उसने काम किया। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पत्थर ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर वही पत्थर एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो अगर वो किसी से टकराता है तो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर सकता है। तो ये सब एबिलिटी काम करने की
किस वजह से आई, उसकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से। और मैं ये बात कह सकता हूं कि क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, इसी वजह से उसके पास एबिलिटी आई काम करने की। इसी तरीके से हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब इनको डिस्कस करेंगे तब इनकी बात करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की यूनिट की। तो यूनिट तो हमारे पास जूल ही है, ऐसा यूनिट तो, और सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, अर्ग। तो ये दो यूनिट्स होती है, जो वर्क की यूनिट होती है वही हमारे पास एनर्जी की यूनिट होती है। एक और बात जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहां से कोई कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना तो मास एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये बात हम पढ़ते हुए आए हैं छोटी क्लासेस में। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट या कंजर्व। इसी चीज को हम एक और भाषा में पढ़ते हैं, that energy of an isolated system can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another form. For example, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे है तो उसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा, नीचे छोड़ूंगा, तो क्या होगा, उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यस और नो? तो टोटल एनर्जी ऑफ देयर आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक सी बात है जो हम क्लास 8-9 में पढ़ते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है हमारे, बेसिकली अलग अलग कारणों की वजह से अगर मेरे पास एनर्जी आती है तो उस टाइप की एनर्जी को अलग अलग नाम दिया गया। तो हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइंडली हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और कौन कौन सी एनर्जी होती है? साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, एक्सेट्रा। ये सारे अलग अलग फॉर्म की एनर्जी होती है और ये अलग अलग कारणों से आती है, इसी वजह से इनका अलग अलग नाम दिया गया। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो तरीके की एनर्जी पढ़ेंगे, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। बाकी एनर्जीज जब आएगी तब इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी आई बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कोई बॉल रेस्ट पे है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है काम करने की। लेकिन वही बॉल अगर मोशन में है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास एबिलिटी है काम करने की। किस तरीके से कि एक फास्ट मूविंग बॉल को अगर आप विकेट से टकराती है तो क्या होगा कि विकेट के अंदर फोर्स लगा सकती है और विकेट का डिस्प्लेसमेंट कर सकती है। तो वो उसके पास एबिलिटी आई वर्क करने की। वर्क किस तरीके से? विकेट के ऊपर फोर्स लगा के और विकेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा करके। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन किया गया? द एनर्जी by virtue of its motion, by virtue of its motion। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एक m मास की बॉडी है और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी 1/2 m into
v डॉट v, और v डॉट v क्या होगा, v स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू v स्क्वायर। v डॉट v दैट इज माय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कैसी क्वांटिटी आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। जितनी भी एनर्जी मेरे पास आएगी वो सारी मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ओके चलिए, अब हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे ये बात पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। इसीलिए जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड v क्या है, वेलोसिटी कह लो, या फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है तो स्पीड ऑफ द बॉडी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर अलग अलग मासेस है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मास है जो v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट्स से इसका मास है m1। ये m2 मास है जो v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये m3 मास है जो v3 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना है तो सिंपली क्या करो, ईच ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिख लो और उन सबको ऐड कर दो, दैट वुड बी माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर प्लस 1/3 m3 v3 का स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ये वेलोसिटी आप किसी एक रेफरेंस फ्रेम से ले रहे हो, ये वेलोसिटी किसी और रेफरेंस फ्रेम से ले रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि v1 v2 and v3 should be taken from same reference frame। I hope this thing is cleared। ओके चलिए, तो ये जो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन काइनेटिक एनर्जी का। अब सवाल किस तरीके से बनते हैं समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, क्या बोला है, if velocity of a body is increased by 20%, find percentage increase in its kinetic energy। तो क्या बोला है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को 20% इंक्रीज कर दिया गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्या बोला है, v final is increased 20%। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जो मेरी v फाइनल होगी वो v इनिशियल प्लस इसका 20% विच इज 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वी आई। यस और नो। क्या बोला है, वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो पहले जो वेलोसिटी थी इसके अंदर इसी का 20% और ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 वी आई। यस और नो। तो v फाइनल मेरे पास आया 1.2 वी आई। अब मुझसे ये बात पूछी है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाय के इनिशियल इनटू 100। यस और नो। यही तो हमारे पास परसेंटेज चेंज होता है, change divided by initial, that is my percentage change, into 100, that is my percentage change। तो k final minus k initial divided by k initial। चलिए k final कितना हो जाएगा, 1/2 m into v final का स्क्वायर माइनस 1/2 m into
v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m इंटू v इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। यस और नो? और आपको ये बात पता है कि चाहे कैसा भी सवाल आए, ये वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, हाफ एम कॉमन आके हाफ एम से हमेशा कटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, ये डायरेक्टली आप v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय v इनिशियल का स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर करके इस तरीके से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा दिस, ये कॉमन आके कट जाएगा, तो दिस वुड बी माय v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इनिशियल का स्क्वायर इनटू 100। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। चलिए, अब v फाइनल मेरे पास कितना है 1.2 v इनिशियल, ये आया 1.2 v इनिशियल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इनिशियल का स्क्वायर इनटू 100। अब गौर से देखो कि v इनिशियल का स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा, ऊपर से नीचे v इनिशियल का स्क्वायर है, तो क्या ये भी कट जाएगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.2 का स्क्वायर 1.44 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 44%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा? 44%। इसी चीज को थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ 20%। 20% बोले तो 0.2, यस और नो? तो 1 मतलब इनिशियली कितना होगा 1 प्लस 0.2 दैट इज माय 1.2 VI। अब 1.2 VI फाइनली क्या हुआ कि इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है, यस और नो? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो मुझे कहीं ना कहीं मन ही मन में ये बात पता है कि ये होगा v का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास 1.2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो विच इज माय 1.44 माइनस vi which is 1, 1.44 minus 1 divided by 1 is into 100, that is my percentage increase in kinetic energy। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10% का इंक्रीज होता तो मेरे पास v फाइनल कितनी आती? 1.1 v इनिशियल। और अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो क्या करूंगा? इसका स्क्वायर करूंगा। 1.1 का स्क्वायर 1.21, इसमें से 1 माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस यहां पे होगा, 1 माइनस करूंगा और इनटू 100 कर दूंगा, दैट इज माय 22% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। ये वो सवाल है जो जल्दी बनने चाहिए ताकि आपको जो लेंथी सवाल है वो बनाने के लिए आराम से टाइम मिले। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या है हमारे पास? लेट्स से मेरे पास इंक्रीज है 20%, तो अभी हमने सॉल्व किया। लेट्स से मेरे पास इंक्रीज है 50%। 50% का इंक्रीज होगा तो v फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा? v फाइनल हो जाएगा 1.5 v इनिशियल, यस और नो? और ये हो जाएगा तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 2.25, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा माइनस 1 इंटू 100, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 125%, यस और नो? तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो? डिक्रीज होता तो कौन सी बड़ी बात है? अब बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 10% डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, तो v फाइनल मेरा पहले 1 में हम ऐड करते थे। यहां देखो, यहां पे हमने क्या करते थे? v इनिशियल प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100। यहीं पे अगर 20% डिक्रीज होता तो यहां पे माइनस आता, तो 1 माइनस 0.2 होता। तो यहां पे अगर मेरे पास 10% डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस 0.1 हो जाएगा, तो 0.9 इंटू वी इनिशियल हो जाएगा। और अब क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर विच इज 0.81 माइनस 1 इंटू 100, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा 19%। और नेगेटिव हमको ये बात बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 19% डिक्रीज होगी।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यहीं पे अगर कोई मुझसे ये बात पूछ लेता, ये बात बोल देता कि जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है उसमें 100% का इंक्रीज हुआ, कहने का मतलब एक वेलोसिटी में 100% का इंक्रीज हुआ। तो 100% का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डबल हो गई। 100% का मतलब क्या हुआ कि v फाइनल इट इज v इनिशियल प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 v इनिशियल, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स v इनिशियल। यहीं पे अगर कोई मुझे ये बात बोल देता कि 200% इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाता कि यहाँ पे 200 होता था तो 2 + 1 दैट इज 3 टाइम्स v इनिशियल हो जाता। चलिए तो ये आ गया v फाइनल इज 2 टाइम्स v इनिशियल। अब इसका स्क्वायर करूंगा विच इज 4 - 1 into 100, तो ये हो जाएगा 300% इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे पूरी क्लैरिटी आ जाए। लेट्स से मुझे ये बात बोल दी जाए कि 200% का इंक्रीज हुआ। 200% बोले तो यहाँ पे 200% आएगा, मतलब जो इनिशियल है उसमें 200% और ऐड कर दो, कहने का मतलब इनिशियल में उसका 2 टाइम्स करके ऐड कर दो। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि v फाइनल जो होगा वो 3 टाइम्स v इनिशियल होगा। अब इसका स्क्वायर करो 9 - 1 into 100 दैट इज माय 800% increase in its kinetic energy. I hope this thing is clear to you. Okay, चलिए अब ये तो बात थी जहां पे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज 10%, 20% अच्छे खासे परसेंटेज इंक्रीज हुए। लेकिन अगर मेरे पास कभी सवाल में छोटे परसेंटेज इंक्रीज हुए अप टू 5%, इतना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तब हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल मेरे पास क्या है, इफ velocity of a body is increased by 1%, find percentage increase in its kinetic energy। अब जो वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1%। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नेचुरल मेथड है, तो v फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा, v इनिशियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू v इनिशियल, यस और नो। v फाइनल हो जाएगा 1.01 v इनिशियल, यस और नो। ये मेरे पास v फाइनल आया। अब जब मुझे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसका स्क्वायर विच इज 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 इनटू 100, यस और नो। अब देखो एक तो स्टेप ये है कि मैं इसका स्क्वायर करूं। सबसे पहली बात 1.01 का स्क्वायर करना थोड़ा टेढ़ी खीर है ना, यस और नो। और फिर उसमें से 1 माइनस करके 100 करूं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, हम लगा ले बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद है हमने सीखा था बेसिक मैथमेटिक्स में, वो लगाने का ट्राई करते हैं। कैसे कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। याद करो 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। और ये कब लिख सकते हैं, जब 1 मेरा बड़ा हो x से, तो यहाँ पे बड़ा तो है ही सही। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस n कितना है 2, तो 2 इंटू 0.01, ये तो हो गया माइनस 1 इंटू 100। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 गया तो ये हो गया 0.02 इंटू 100, इट इज इक्वल टू 2%। हालांकि एग्जैक्ट आंसर ये नहीं आएगा, इससे हल्का सा ऊपर नीचे आएगा, लेकिन अगर मेरे पास अप टू 5% का चेंज है तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, चीजों को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ और ये जो आंसर आता है, जो एग्जैक्ट आंसर आता है उसके बहुत करीब आता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलिए इसी चीज को एक और तरीके से हम सोच सकते थे। क्या तरीका है समझने की कोशिश करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2
m इंटू वी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। तो ln के ई इट इज इक्वल्स टू ln 1/2 प्लस ln m प्लस 2 ln v। यस और नो? दोनों तरफ मैंने क्या किया, लॉग ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/k इट शुड बी इक्वल्स टू इनटू dke। यस और नो? ln 1/2, 1/2 मेरे पास कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट बन जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस ln m, तो ये क्या हो जाएगा 1/m और dm प्लस 2 1/v इंटू dv। यस और नो? ये देखो ये क्या बना, dke डिवाइडेड बाय ke। dke क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज k फाइनल माइनस k इनिशियल डिवाइडेड बाय k इनिशियल इनटू 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट शुड बी इक्वल्स टू, ये क्या है, m फाइनल माइनस m इनिशियल डिवाइडेड बाय m इनिशियल। और मास में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, और मास में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसको हम कर देंगे 0। यहां पे क्या हो जाएगा 2 v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय v इनिशियल, तो यहां पे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन v। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो, और ये भी सिर्फ और सिर्फ अप टू 5% ही लगाना है, अप टू 5% ही लगाना है। तो अगर पिछला सवाल देखो तो 1% था, तो 2 into 1 दैट इज माय 2%, दैट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चाहे ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, ये हम पढ़ते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में, जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो वहां पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यूनिट डायमेंशन हम लास्ट में पढ़ेंगे, तभी हमारे पास अच्छी नॉलेज होगी चीजों को लेके, और तभी हम अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाएंगे। ओके चलिए, तो अप टू 5% के लिए या तो ये यूज कर लो या ये वाला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो, आप दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं सवाल का कि नेक्स्ट टाइप क्या है। अब मेरे पास क्या है कि पहले वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा था और मुझसे ये बात पूछी थी कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अब मेरे पास उल्टा दे दिया। उल्टा कैसे दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इतना आया, काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज कर गई, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी कितनी होगी, मुझसे ये बात पूछी है। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें आराम से सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 189%, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या KI प्लस 1.89 KI, यस और नो? तो K फाइनल मेरे पास हो जाएगा 2.89 KI, यस और नो? अब बात समझो कि हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा वो लिखा 1/2 mv²। मास तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज चेंज निकालने जाऊंगा तो m/2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट आके कट जाएगा, जो ओवरऑल फंडा बचेगा वो बचेगा के काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, रूट ऑफ के फाइनल माइनस रूट ऑफ के इनिशियल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ के इनिशियल। अरे इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे तो लिखोगे 2k डिवाइडेड बाय m। तो
2k डिवाइडेड बाय m, तो √2/m √2/m ये तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो सिर्फ यही लिखने से हमारा फायदा है ना, चीजों को जितना शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। ओके, इनटू 100। चलिए, तो √kf मेरे पास कितना हो गया 2.89, तो ये हो जाएगा 2.89 √ki माइनस √ki डिवाइडेड बाय √ki इंटू 100। अब देखो √ki यहां से कॉमन लेके कट जाएगा, रूट ऑफ 2.89 इज 289, 289 का स्क्वायर रूट होता है 1.7, 1.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.7 इंटू 100 विच इज 70%। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो चाहे हमको वेलोसिटी में परसेंटेज इंक्रीज देके काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछ ले, या फिर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज देके वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज पूछ ले, दोनों हम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक सा फंडा क्या है हमारे पास कि मुझे ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। मैं क्या कर रहा हूं, m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और m से डिवाइड कर रहा हूं। m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या बनेगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m, और m इंटू v क्या होता है मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p² डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन निकल के आया वो निकल के आया p² डिवाइडेड बाय 2m। यहां पे मैं मोमेंटम को कैसे लिख सकता हूं, रूट ऑफ 2m के। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब एक बात गौर से देखो कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखा 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या लिखी 1/2 mv², यस और नो। अब m/2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन आया वो ये आया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/2m तो मेरे पास कांस्टेंट है, क्या मैं ये बात यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो जो सवाल हमने वेलोसिटी में इंक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया, वहां पे अगर वेलोसिटी की जगह मोमेंटम होता तब भी मेरे पास आंसर सेम ही आता, यस और नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो हम क्या करते हैं, p फाइनल का स्क्वायर माइनस p इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इनिशियल का स्क्वायर, यही चीज करते। तो जो सवाल हमने अभी सॉल्व किए वो सारे सवाल अगर वेलोसिटी की जगह मोमेंटम होता तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आता। किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि P फाइनल इज 1.1 P इनिशियल, P फाइनल इज 1.1 P इनिशियल, और परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे देखनी है तो मुझे ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि P फाइनल का स्क्वायर माइनस P इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P इनिशियल का स्क्वायर इनटू 100, यस और नो। तो ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर इनटू P इनिशियल का स्क्वायर माइनस P इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P इनिशियल का स्क्वायर इनटू 100। P इनिशियल का स्क्वायर कट जाएगा, 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 21%। तो क्या जब हमने सवाल सॉल्व किया था 10% इंक्रीज इन वेलोसिटी तब भी हमारे पास आंसर यही आया था, यस और नो। तो यहां से आप डायरेक्टली ये बात भी सोच सकते थे कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इसका स्क्वायर करो विच इज 1.21, 1 में से 1 माइनस करो इनटू 100 विच इज माय 21%।
और जो बात हमने अभी सीखी थी कि 1 से लेके अगर 5% तक का इंक्रीज मतलब 5% तक का मेरे पास इंक्रीज है तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकता हूं और जो फॉर्मूला देखा था वो भी यहाँ पे लगा सकता हूं। बस यहाँ पे जो हमने ये सॉल्व किया था परसेंटेज चेंज इन v, यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन p। इस तरीके से भी मैं चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चलिए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अभी हमने एनर्जी के बारे में ये बात डिस्कस की थी कि एनर्जी के आने का जो कारण होता है उसके हिसाब से उस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। जैसा कि अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया कि उसकी वेलोसिटी के कारण, उसके मोशन के कारण उसके पास एबिलिटी आती है काम करने की, जिसको हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से आती है, उसका पहला कारण है रिलेटिव पोजीशन के कारण, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है काम करने की, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है तो उसके पास एबिलिटी आ जाती है काम करने की, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको ड्रॉप करता हूं तो वो क्या कर सकता है, जिससे टकराएगा उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा कर सकता है, बेसिकली उसके ऊपर वर्क कर सकता है। तो वो जो वर्क करने की एबिलिटी आई वो उसकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से आई। और इस तरीके की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी आती है, फॉर एग्जाम्पल के स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग को अगर मैं इलोंगेट करता हूं तो उसके शेप और साइज में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, तो उस चेंज की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आई उसको हमने बोला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही तरीके की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी पॉसेस की स्पेलिंग देख लेना यार, सही होगी मेरे हिसाब से। तो पॉसेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its relative position, shape, size और configuration is known as potential energy। अगर आपको याद हो तो जब हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ रहे थे तब वहां पे एक बात डिस्कस की थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम से बाहर नहीं जाता, वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है इन सम फॉर्म, और वो फॉर्म को हमने नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कि हमने ये बात कही कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने क्या किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया। कैसे कि फॉर एग्जांपल ये m मास का ब्लॉक है, यस और नो, और इसको मैं h हाइट पे लेके गया, यस और नो। तो h हाइट पे लेके गया तो मैंने किसके अगेंस्ट वर्क किया? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट h हाइट पे पहुंच गया तो जो भी मैंने वर्क किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो स्टोर हो गया इन सम फॉर्म, जिसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम से बाहर नहीं गया, ये सिस्टम के अंदर ही स्टोर हो गया। इसको हम बाद में चाहे तो यूज कर सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करता हूं तो, और अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो ये इसके ऊपर फोर्स भी लगा सकता है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी पैदा कर सकता है। तो बेसिकली जो भी मैंने काम किया वो सिस्टम से बाहर नहीं गया, वो स्टोर हो गया इन सम फॉर्म, और जब मैं चाहूं इसको रिकवर कर सकता हूं, इसको यूज कर सकता हूं, यस और नो। तो
जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाता, वहां तो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फ्रिक्शन होता है और बॉडी मूव करती है तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि वो दोनों जो कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट है हल्के हल्के से हीट हो जाते हैं। तो वो हीट एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी आई जो भी हमने वर्क डन किया वो सिस्टम से बाहर चला गया। अब हीट को तो हम वापस रिकवर नहीं कर सकते, यस और नो? कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस हुआ होगा, उस साउंड को तो हम रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कहा था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो सिस्टम से बाहर चला जाता है और कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो सिस्टम के अंदर ही रहता है और किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वो जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर उसके रिलेटिव पोजीशन की वजह से वो स्टोर होती है तो उसको हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टोर होती है तो उसको हमने बोला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो क्या मैं अगली लाइन यहाँ पे ये बात लिख सकता हूं क्या कि potential energy is defined only for conservative forces? Potential energy is defined only for conservative forces, यस और नो? जैसे हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है और उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हमने दिया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए तो एक और लाइन जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, यहां पे भी लिख सकते हैं। एनी वर्क डन against conservative forces stores in the body in the form of potential energy, PE बोले तो potential energy, and is recoverable। जब हमारी जरूरत होगी तब हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम नहीं कह सकते। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी it should be equals to negative of work done by conservative forces। WC क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि डेल्टा U इट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और चेंज हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहीं पे अगर मेरे पास चेंजेस स्मॉल है तो चेंजेस स्मॉल है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि du इट इज इक्वल्स टू माइनस छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, and this is applicable when changes are small, when changes are small। एक बात और ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी हम बोल तो देते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कभी भी है ना किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, या फिर ऐसे कह लो कि हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं होती। हमेशा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना
वो हमारे लिए यूजफुल होता है। किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने बात कर ली कि उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है लेट्स से m मास का ऑब्जेक्ट है और ये यहां पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट पे लेके गया स्लोली। कैसे लेके गया? स्लोली। स्लोली का मतलब क्या हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी वो की वही रही, बिल्कुल धीरे 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 लेके गया। ओके, तो ये फाइनली यहां पे पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg, और मैंने वर्क किया F एक्सटर्नल, यस और नो, और बिल्कुल स्लोली लेके गया कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी नहीं आई। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg नीचे h ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस mgh। अब बात को समझेंगे कि अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट बोल रहा हूं और इसको फाइनल पॉइंट बोल रहा हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या होगा। अभी हमने देखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, इट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mgh। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो आई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब मैं सिंपलिसिटी के लिए क्या करता हूं कि मेजरली केसेस में ग्राउंड को रेफरेंस मान के चलता हूं कि ग्राउंड के हिसाब से चीजों को बताइए। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 मान रहा हूं तो h हाइट पे कितनी हो जाएगी, mgh, यस और नो। फॉर एग्जांपल at ground potential energy is equals to 0, या फिर ग्राउंड को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, यस और नो। तो अगर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो u फाइनल मेरे पास कितना आ जाएगा mgh, यस और नो। तो अगर मैं ग्राउंड पे 0 पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूं तो h हाइट पे कितनी हो जाएगी mgh। अगर ग्राउंड पे mgh मान रहा हूं तो यहां पे कितनी हो जाएगी 2mgh। अगर मैं ग्राउंड पे माइनस mgh मान रहा हूं तो h हाइट पे कितनी हो जाएगी 0, यस और नो। तो इस तरीके से मैंने एक रेफरेंस मान लिया कि ग्राउंड पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और h हाइट पे कितनी हो जाएगी mgh। लेकिन अगर आप तीनों केसेस में देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास सेम ही रहेगा, mgh, mgh एंड mgh, यस और नो। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास mgh रहेगा, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे 0 माना है, इसीलिए ग्राउंड से h हाइट पे ऊपर जाओगे तो प्लस mgh और ग्राउंड से h हाइट नीचे जाओगे तो माइनस mgh। माइनस mgh क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, mgh पॉजिटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव यहां पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस mgh। तो ओवरऑल आप क्या याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाता हूं तो mgh और रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाता हूं तो माइनस mgh। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो ये तो हुई हमारे पास छोटे से इतू से एक पार्टिकल जिसका मास m था उसको h हाइट पे लेके गया। अब हम जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी रॉड्स होती है, बड़े बड़े चेन्स होती है ना, यस और नो। तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से हम निकालते हैं समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक रॉड गिवन में है जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जब भी आपके पास रॉड आएगी
और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पता है लेट्स से पॉइंट ऑब्जेक्ट का और आपको उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में लगाना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बड़े ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास जो mgh आया था वो छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह आया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे समझने की कोशिश करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा जब भी आपके पास फॉर्मूला होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का और आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में आपको लगाना है, यही कॉन्सेप्ट आपके पास लगेगा। और ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना कि हमेशा जब भी रॉड आएगी यही मेथड आप यूज करोगे, चाहे आप सेंटर ऑफ मास ले लो, चाहे आप क्लास 12th में आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ो, ये वहां पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट हम एग्जैक्टली यूज करेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट है समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मुझे ये बात पता है कि मुझे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पता है कि ग्राउंड से अगर h हाइट पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो क्यों ना मैं इस पूरे रॉड को छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट में तोड़ लूं, और लेट्स से मैंने क्या किया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट, इतना सा एक स्ट्रिप काटी मैंने, और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है dx। इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है dx, और ये ग्राउंड से x हाइट पे है। तो जब भी आपके पास रॉड आएगी तो आप क्या करोगे, x हाइट पे जाके x लेंथ पे जाके एक छोटी सी स्ट्रिप काटोगे dx की, यस और नो। और इस छोटी सी स्ट्रिप का जो छोटा सा मास है वो है मेरे पास dm। अब मेरे पास क्या हुआ कि भैया ये छोटा सा मास ग्राउंड से x हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। इसकी जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी du वो होगी माय मिस्टेक dm gx, यस और नो। अब ये छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने लिख ली इसकी। अब ऐसे मेरे पास बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट होंगे, और ये डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट होंगे। ये छोटा कितना छोटा ये थोड़ी पता है कि 0.0000001 सेंटीमीटर का हो सकता है या फिर 0.01 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो कंटिन्यूअसली मैं छोटे 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 एलिमेंट मानता जाऊंगा और उन सबको ऐड कर दूंगा, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो उन सबको ऐड कर दूंगा, और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास चीजें सॉल्व हो जाएगी, यस और नो। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला मेरा टारगेट है कि ये छोटा सा मास कितना होगा, डीएम की फॉर्म में थोड़ी लिखेंगे, इसका मास निकालना तो पड़ेगा। चलिए उसके लिए मेरे पास लॉजिक क्या है कि मुझे ये बात पता है कि ये पूरी जो लेंथ है ये है एल लेंथ का जो मास है वो है m, यस और नो। और अगर मैं यूनिट लेंथ की बात करूं तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l। अरे यस और नो, अरे 20 रुपए के 10 केले आए तो 1 रुपए के कितने आएंगे, 20 रुपए के 10 केले आए तो 1 रुपए के कितने आएंगे 1/2 केला, यस और नो। तो आपने क्या किया, इसको यहां डिवाइड ही तो किया। तो L लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l किलोग्राम, यस और नो। और मेरे पास लेंथ कितनी है dx, यस और नो। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dx, यस और नो। अरे 20 रुपए के 10 केले आए तो 1 रुपए के कितने केले होंगे 1/2 किलो, और 2 रुपए में कितने आएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 केला, यस और नो। तो dx लेंथ का मास कितना होगा m/l इंटू dx। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, कि किसी भी चीज की यूनिट की वैल्यू निकाल लो। हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 रुपए के आधा केला, अब कुछ भी पूछ ले, 5 रुपए के 5 इंटू आधा, 6 रुपए के 6 इंटू आधा, 4 रुपए के 4 इंटू आधा, यस और नो। तो यूनिट लेंथ का मास इतना है, अब कितनी भी लेंथ का पूछ लो, dx लेंथ का m/l इंटू dx, यस और नो। चलिए तो ये मेरे पास आया dx लेंथ का मास, और ये जो है क्या मैं इसी को ही dm बोल सकता हूं, यस और नो। अब मेरे पास dm की वैल्यू आ गई, इस dm की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये हो जाएगी m/l इंटू dx, यस और नो, इंटू g इंटू x। अब बात समझो कि इस रॉड का जो मास है वो तो मेरे पास कांस्टेंट है, इस रॉड की जो लेंथ है वो भी मेरे पास कांस्टेंट है, और ये तो हुआ छोटे सा एलिमेंट dx, इसका क्या बोलते हैं
इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मुझे टोटल रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ऐसे छोटे 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 एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और उन सबको ऐड कर दूंगा और कंटिन्यूटी आएगी तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, u अगर मुझे निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ du और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब बात समझो कि जो सबसे पहला एलिमेंट मानूंगा, सबसे छोटा सबसे पहला एलिमेंट वो कहां मानूंगा, x इक्वल्स टू 0 पे, और जो लास्ट एलिमेंट मानूंगा वो कहां मानूंगा, x इक्वल्स टू l पे। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू l। देखो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू l। अब मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, g कांस्टेंट, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, यस और नो। ये हो जाएगी u इनिशियल और u फाइनल, यस और नो। u इनिशियल मैं ग्राउंड पे 0 मानता हूं तो u फाइनल मेरे पास कितनी आ जाएगी, m बाय l इंटू g इंटू x dx, x की वैल्यू 0 से लेके l, तो mg डिवाइडेड बाय l, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से लेके l, तो ये कितना हो जाएगा mg l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, एक l से एक l गया तो ये कितना हो जाएगा mg l बाय 2। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पूरी रॉड की वो हो जाएगी mg l बाय 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो आता है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का, कि अगर आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो कि अगर आपके पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर आप दो एक्सिस बनाओ इसके सेंटर से तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसा है, ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा है। अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो आप इसका सारा मास इसके सेंटर पे मान सकते हो। सेंटर पे बोले तो एट अ हाइट ऑफ l बाय 2, इसका सारा मास आप इसके सेंटर पे मान सकते हो। सेंटर पे बोले तो एट अ हाइट ऑफ l बाय 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब मेरे पास एक पॉइंट मास है m जो कि है ग्राउंड से l बाय 2 हाइट पे, और अगर ग्राउंड से l बाय 2 हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg l बाय 2। यस और नो। तो आप नोट में ये बात लिख सकते हो, क्या बात लिख सकते हो कि कहां लिखोगे, यहां लिख लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, if object is symmetric, assume all mass at its geometrical center। assume all mass at its geometrical center और उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आई थी, हमने वो फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों नहीं लगाया, समझ में आया ना, क्योंकि ये छोटा सा मास कुछ हाइट पे है, छोटा मास फिर उसके बाद वाला मास थोड़ा ज्यादा हाइट पे है, तो अलग अलग मास अलग अलग हाइट पे थे, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन का प्रयोग किया। और इस तरीके से जब भी हमारे पास रॉड आएगी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से चीजों को इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई वो निकल के आई mgl by 2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अब मेरे पास क्या कर दिया कि जो रॉड थी ना उसको थीटा एंगल पे बेंड कर दिया, मतलब थीटा एंगल पे अलाइन कर दिया इस तरीके से। अब मुझसे ये बात पूछी है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अभी हमने सीखा कि अगर मेरे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसका सारा मास उसके सेंटर पे मान सकता हूं, तो सारा मास मेरे पास कहां पे आ जाएगा, इसके सेंटर पे। ये मेरे पास m मास है। अब मुझे ये बात पता है कि इसकी पूरी लेंथ l है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये लेंथ है l बाय 2, और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट से मतलब है, तो मुझे अगर ये हाइट निकालनी है h, तो क्या मैं h को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि l बाय 2 साइन थीटा, यस और नो। l बाय 2 का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, l बाय 2 साइन थीटा,
तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी mg, और वर्टिकल हाइट कितनी है h, which is equals to mg into L/2 sin theta. This would be the potential energy of the rod. I hope this question is clear. यही रॉड अगर ग्राउंड पे होती तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0. आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या बोला है, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r. अगेन आप ये बात देख सकते हो कि मेरे पास यूनिफॉर्म स्फीयर तो है लेकिन ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक कैसे कि अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, जितना मास इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, तो सारा मास मैं इसके सेंटर पे मान सकता हूं. तो ग्राउंड से मास हुआ r हाइट पे, तो जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी mgr. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन ऑफ मास m. मैंने क्या किया कि एक हेमिस्फीयर लिया और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक चेन इस तरीके से रख दी गई. लेट्स से इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ना वो है मेरे पास r. तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सारी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे मान लो और कितनी हो जाएगी mg into r. यस और नो? नहीं बेटा, ऐसा इसीलिए नहीं कर सकते कि अगर सेंटर पे मानोगे तो क्या होगा, एक एक्सिस इधर एक एक्सिस इधर. इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है लेकिन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ना. तो सिमेट्रिक नहीं है तो हम सारा मास इसके सेंटर पे नहीं मान सकते. तो सर तो क्या करना पड़ेगा, तो सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करेंगे. अब बात समझो कि मेरे पास दिक्कत क्या है. दिक्कत ये है कि कुछ मास इसकी कम हाइट पे है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे मास की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, और मास की हाइट बढ़ती जा रही है तो मैं एक साथ तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता. तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट मानूंगा. जब भी अलग अलग मास अलग अलग हाइट पे होंगे तो मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट मान लूंगा. अब जब भी आपके पास सेमी सर्कल आए या फिर सर्कुलर चीजें आए तो आप एलिमेंट इसी तरीके से मानोगे. ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये आपको याद ही रखना है कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि एलिमेंट कैसे मानना है. ये आपको याद ही रखना है कि रॉड आए तो x लेंथ पे जाके dx का एक एलिमेंट मानोगे. जब भी आपके पास सर्कुलर चीजें आए तो एलिमेंट इस तरीके से मानोगे, है ना. ये चीजें आपको याद ही रखनी है. ओके, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट किस तरीके से मान रहा हूं समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट मान रहा हूं. क्या कर रहा हूं, यहां से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा, ये एंगल कितना है, डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट मान रहा हूं. ये मेरे पास ये छोटा सा एलिमेंट, यस और नो. अब इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा dm. अब मुझे ये बात पता है कि ये छोटा सा एलिमेंट इससे ये h हाइट पे होगा, यस और नो. अब बात समझेंगे कि ये रेडियस r, तो क्या ये रेडियस भी मेरे पास r हो जाएगी, और क्या मैं h को r sin थीटा लिख सकता हूं क्या. तो जो छोटे से एलिमेंट की छोटी सी पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी dm g into h, यस और नो. तो इसको क्या लिख सकता हूं, dm g, और h को क्या लिख सकता हूं, r sin थीटा. ये हुई मेरे पास छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी. अब मेरा टारगेट क्या है, डीएम निकाल लो और चीजों को सॉल्व कर लो. अब डीएम निकालने का तरीका अगेन मेरे पास वही है, यूनिटरी मेथड. क्या यूनिटरी मेथड, कि ये पूरी लेंथ कितनी है. अगर इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो r है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ होगी ये होगी पाई इंटू r. तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि पाई r रेडियस की, सॉरी पाई r लेंथ का जो मास है वो है m. तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, m बाई पाई आर. अब बात समझो कि अगर मैं इसको छोटी सी लेंथ dr बोल रहा हूं तो ये dr लेंथ कितनी होगी, r इंटू डी थीटा, यस और नो. ये छोटी सी लेंथ, ये देखो
क्या बन रहा है, एक आर्क बन रही है, और आर्क बन रही है तो r इंटू डी थीटा, क्या मैं ये लेंथ लिख सकता हूं क्या, dr इज r इंटू डी थीटा। तो dr लेंथ की मेरे पास जो आर्क है इसका मास कितना होगा, m बाई पाई r इंटू r इंटू डी थीटा। ये r से ये r गया, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई ये आई dm की, और ये कितनी आई m बाई पाई इंटू डी थीटा, m बाई पाई, ये मेरे पास आई m बाई पाई इंटू डी थीटा। अगेन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने वही किया कि पूरी लेंथ को का एक छोटा सा पार्ट लिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी और मास को इसकी लेंथ की फॉर्म में लिखने का ट्राई किया। तो अब मैंने क्या किया, dm निकाल लिया विच इज m बाई पाई इंटू डी थीटा, और इसको यहां पुट कर दो। तो जो मेरे पास छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी m बाई पाई इंटू जी इंटू आर इंटू साइन थीटा, और ये लास्ट में मेरे पास आ गया डी थीटा। ये तो मेरे पास छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी आई। इसी तरीके से मैं एलिमेंट मानता 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 क्या करूंगा, पूरी जो लेंथ है इसको कवर करूंगा और इन सबको ऐड करूंगा। तो ऐड करने का मतलब क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब बात समझो कि सबसे पहला जो एलिमेंट मानूंगा वो मैं कहां मानूंगा, यहाँ पे, और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट मानूंगा वो मानूंगा यहाँ पे। तो जब सबसे पहला एलिमेंट मानूंगा, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी थीटा की आएगी। तो पहले एलिमेंट पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और जब लास्ट एलिमेंट मानूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई। तो लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा की वैल्यू पाई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, अब तो बस हमको सॉल्व ही करना है। चलिए, तो ये हो जाएगा u इनिशियल से u फाइनल। ग्राउंड पे हमने u इनिशियल 0 माना है, तो ये हो जाएगा u फाइनल विच इज माय पोटेंशियल एनर्जी, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक। तो ये कितना हो जाएगा, m बाई पाई g इंटू आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके पाई। तो ये कितना हो जाएगा, m बाई पाई जी आर। सबसे पहले आएगा, माइनस को तो बाहर लिख लो, कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0, कॉस 0 इज 1। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस 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 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 mgr डिवाइडेड बाय पाई, 2 mgr divided by pi. This would be the potential energy of this chain. I hope this thing is clear to you. Okay? तो आई होप आपको धीरे धीरे हल्का हल्का एकदम से नहीं आएगा, चीजों को जैसे जैसे सवाल लगाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे स्ट्राइक करोगे और वैसे वैसे चीजों को सॉल्व करोगे। ओके, चलो बता ही देता हूँ, है ना। आगे जाके जब आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास, तब उसमें ये बात देखोगे कि सेमी सर्कुलर अगर मेरे पास कोई भी चीज है तो उसका सेंटर ऑफ मास आता है 2r बाई पाई पे, और 2r बाई पाई पे आता है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे सारा मास एकत्रित होता है, सारा मास कलेक्ट करके हम मान सकते हैं। तो अगर सारा मास वहां मानेंगे 2r बाई पाई पे, तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg इंटू 2r बाई पाई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है। अब मेरे पास क्या है, सेमी सर्कुलर नहीं है, एक क्वार्टर चेन है जो मैंने इस तरीके से रख दी गई है। इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। चलिए समझते हैं क्या होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है, इस तरीके से, और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है।
जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है तो इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है काम करने की, यस और नो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है उस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, यस और नो। जिस तरीके से हम ग्राउंड पे रखे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, इसी तरीके से जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग को हल्का सा इलोंगेट कर रहा हूं। ये स्प्रिंग अब इलोंगेट हो गई, लेट्स से इससे एक मास अटैच्ड है M। अब बात समझो कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी तो उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी कोई भी काम करने की, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन आया एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और जैसे ही इलोंगेशन आया जो भी मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो इसके पास एबिलिटी आ गई काम करने की। सर कैसे आई एबिलिटी काम करने की, तो बेटा अगर मैं इस स्प्रिंग के रास्ते पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो क्या होगा कि जैसे ही छोड़ूंगा ये लौट के आएगी, और जैसे ही लौट के आएगी तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा सकती है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर सकती है। और ये एबिलिटी फोर्स लगाने की और डिस्प्लेसमेंट पैदा करने की, इसी को हम वर्क बोलते हैं। और यही एबिलिटी आई किस वजह से, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आई इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इसकी शेप की वजह से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से हम निकालते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको एक बार के लिए मिटा देते हैं। चलिए, अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेचुरल लेंथ से इसको x इलोंगेट किया, यस और नो। अब x इलोंगेट किया तो पीछे की तरफ मुझे ये बात पता है कि एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx। अब गौर करो कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे kx मेरे पास बढ़ता जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो एक कांस्टेंट फोर्स था, इसीलिए हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है वेरिएबल फोर्स। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, भैया मुझे ये बात पता है कि जब भी वेरिएबल फोर्स आए तो मुझे क्या करना है, छोटा सा वर्क डन निकाल लेना है। तो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, माइनस के एक्स डी एक्स। और अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस और नो। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इट विल बी के एक्स dx, और ये माइनस माइनस एक माइनस यहाँ पे था तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आया kx dx। इनिशियली मैंने क्या किया कि इनिशियली मेरे पास नेचुरल लेंथ पे थी, तो क्या मैं इनिशियल लिमिट ये x इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। फाइनली लेट्स से मैंने इसको इलोंगेट किया x, तो फाइनल लिमिट मेरे पास हो गई x। अब इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो, यस और नो। इनिशियली हमने ये बात मानी कि नेचुरल लेंथ पे थी तो नेचुरल लेंथ पे हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं वो मानते हैं जीरो। तो यू फाइनल जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से लेके x तक। तो जो मेरे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरे पास स्प्रिंग x इलोंगेट हो, जब कॉम्प्रेस करेंगे तब भी एक एफएक्स फोर्स ही लगेगा, और एफएक्स फोर्स ही लगेगा, सॉरी केएक्स फोर्स ही लगेगा, तो केएक्स फोर्स ही लगेगा तो सिचुएशन मेरे पास सेम ही रहेगी। तो दिस इज माय स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी when spring is elongated or compressed by x।
कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे x कॉम्प्रेस करो चाहे x इलोंगेट करो, दोनों ही केसेस में जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/2 kx²। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब बात समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमको इंटीग्रेशन से बचाती है, इसीलिए ताकि चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर मुझे वर्क डन निकालना है और कंजर्वेटिव फोर्स है तो सीधा मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसका नेगेटिव कर दूंगा और चीजों को सॉल्व कर लूंगा। किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास इनिशियल कंडीशन क्या है कि ये यहां से 1 मीटर पे है और फाइनल कंडीशन क्या है कि ये यहां से 2 मीटर पे है। ऐसा ना, तो इनिशियल कंडीशन है कि नेचुरल लेंथ से 1 मीटर, फाइनल कंडीशन है कि नेचुरल लेंथ से 2 मीटर पे है। तो मुझे ये बात बतानी है कि यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यस और नो। तो अगर मैं वर्क डन के फॉर्मूले से जाता Fs dx, तो क्या करना पड़ता कि x लेंथ पे जाके पहले ये बात माननी पड़ती कि dx अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो कितना छोटा सा वर्क डन होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं क्या लगाऊं, u final minus u initial, it is equals to negative of work done by conservative force। अब यहां पे u initial 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में भी मेरे पास जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। चलिए अब मेरे पास k की वैल्यू k दे रखी है, तो u फाइनल में क्या लिखूंगा, हाफ kx²। तो फाइनली नेचुरल लेंथ से कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियली कितनी है 1 मीटर, तो इसको क्या लिखूंगा 1/2 k इंटू 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 k तो बाहर आ जाएगा, that is my 4 minus 1 it is equals to negative of work done by conservative force। तो work done by conservative force कितना हो जाएगा -3/2 k, और नेगेटिव आना भी था, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन जिसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा ही ना। तो ये बात हमको यहाँ से प्रूफ होती है। अब देखो कितना हमारा इंटीग्रेशन का काम बच गया, कितनी आसानी से चीजें हमारे पास सॉल्व हो गई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग K which is 100 न्यूटन पर मीटर, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रहा है, if it is taken from 1 मीटर ऑफ कॉम्प्रेशन टू 2 मीटर ऑफ इलोंगेशन। चलिए समझते हैं क्या कंडीशन है। लेट्स से अगेन मेरे पास ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे है, और मुझे क्या बात बोली गई है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो नेचुरल लेंथ से 1 मीटर कॉम्प्रेशन है, और यहां से ये आपकी इनिशियल कंडीशन, और यहां से आपको क्या करना है कि 2 मीटर ऑफ इलोंगेशन। इस तरीके से सिचुएशन है, ये इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन। तो इसको यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन हुआ, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स। ओके, चलिए u फाइनल नेचुरल लेंथ से कितना है 2 मीटर, तो क्या लिखूंगा 1/2 k मेरे पास है 100 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, अब नेचुरल लेंथ से कितना कॉम्प्रेस्ड हो रखा है 1 मीटर, तो क्या यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अभी आपको ये बात बताई थी चाहे कॉम्प्रेस्ड हो चाहे इलोंगेट हो, जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ kx²। x चाहे कॉम्प्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, दोनों ही केसेस में आपको पॉजिटिव लिखना है। ओके, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 1/2 100
into 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये 100/2 तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 4 माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा 3 into 50 इट इज इक्वल्स टू माइनस WC, तो WC हो जाएगा माइनस 150 जूल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों का एक कंबाइंड सवाल देखते हैं। कंबाइंड सवाल क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिस्टम क्या है समझने की कोशिश करेंगे, डायग्राम आपको सवाल में गिवन में है, मुझे आपके सामने बनाना था ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मेरे पास क्या है कि स्प्रिंग है इस तरीके से और ग्राउंड से इस तरीके से उल्टी रख दी गई, और इस स्प्रिंग अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ पे, यस और नो। और इसके ऊपर मैंने क्या किया कि एक मास m रखा और इसको स्लोली 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 नीचे लेके आए। जब ये यहां से यहां पहुंच गया तब ये आई मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन, और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इस ब्लॉक का मास है मेरे पास m, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और क्या बात दे रखी है, अज्यूम GPE, GPE इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट नेचुरल लेंथ। अब वैसे तो हम ग्राउंड पे मानते हैं, लेकिन आपको सवाल में दे रखी है कि यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, यस और नो। ओके, चलिए तो सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, ये इसकी नेचुरल लेंथ पे है, तो नेचुरल लेंथ से कुछ कॉम्प्रेशन पे आके, लेट्स से x कॉम्प्रेशन पे आके क्या हो रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। अब इक्विलिब्रियम में आ गया होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा, क्योंकि ये कॉम्प्रेशन है तो ऊपर की तरफ लगेगा k इंटू एक्स, इट शुड बी इक्वल्स टू नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स विच इज माई mg। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि kx इज इक्वल्स टू mg। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k गिवन में है। ओके, चलिए तो यहां से x की वैल्यू आ गई mg बाय k, और x की वैल्यू आ गई तो हमारे लिए तो सब कुछ आ गया है ना। कैसे कि अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 k x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 k x का स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर। तो एक k से एक k गया, ये आया m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। ये तो आई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उससे डाउन जा रही है। जब हमने क्या बोला था कि रेफरेंस पॉइंट से डाउन जाए तो नेगेटिव mgh, तो यहां पे कितनी हो जाएगी माइनस mgx, तो ये हो जाएगी माइनस mgx, और x की वैल्यू कितनी है mg, x की वैल्यू है mg बाय k, तो ये कितनी हो जाएगी माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। और हमसे ये या फिर ये नहीं पूछी है, हमसे पूछी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट इज GPE प्लस SPE। GPE कितनी है माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k को कॉमन ले लो, -1 प्लस 1/2, तो ये क्या बनेगा -1/2। तो ओवरऑल जो मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k और एक नेगेटिव। दिस वुड बी माय टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।